नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला वेथुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि वक्त संशोधन बिल राज्यसभा से भी देर रात में पास हो गया। 2:30 बजे तक की चर्चा चली, इसमें पास हो गया। विपक्ष की वोटिंग 95 रही और अगर हम बात करें सत्ता पक्ष 128 वोटिंग रही। 3 दिन से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ था और अगर उससे पहले भी अगर हम चाहें जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे थे, पार्टियां जो है, विपक्ष जो है लगातार विरोध करी। इतने विरोध और हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए। बस राष्ट्रपति की मोहर लगते ही देश भर में ये कानून लागू हो जाएगा। आखिरकार विरोध के बाद भी लागू हो ही गया। देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सरकार जो है अपना राष्ट्र के प्रति जो इसका चिंतन है, जो राष्ट्र का विकास के प्रति वर्तमान सरकार के दिल में जो तड़पन है, वर्तमान सरकार संविधान के प्रति जो उसका संवैधानिक स्वतः का अधिकार और मनोपोलियो, ये तो एक अलग इसका आभा है, एक अलग इसका छाप है। ये हम समझते हैं कि आने वाला कल में इसके छाप का, इसका आवरण का, इसके इस बिल के सपने का, इस बिल में सरकार की भूमिका का और सरकार के बिल में सहयोग करने वाले लोगों को आने वाला कल का जो आज भूगोल का निर्माण सरकार ने की है, जब हमारी औलादें इस बिल का अनुकरण करेगी तो वो भी कहेगी कि गजब हमारे पूर्वज थे जो इतना अच्छा विकास के लिए, राष्ट्र का वैभव के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए जो ये सरकार ने ताना बाना बुना है, ये अजीबोगरीब है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल में जो सरकार का सपना था, जो सरकार की सोच थी, जो सरकार चाहती थी, इसके विपरीत रिजल्ट आए। बहुमत आने के बाद भी विपक्ष ने अपने भूमिका को प्रदर्शित करके अपने आभा को स्पष्ट कर दिया और कह दिया कि विपक्ष का ये भूमिका है कि विपक्ष के मापदंड पर हम संविधान को मानते हैं, विपक्ष के मापदंड पर हम लोकतंत्र को मानते हैं, विपक्ष के मापदंड पर हमारी सारा आने वाली बिल। जहां एक तरफ राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, वहीं इसी चर्चा के बीच में एक बहुत बड़ा फैसला हो गया या कहीं इस्तीफा हो गया। जेडीयू के सीनियर नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, सबसे देखिए, जिसका नैतिक धर्म जिंदा है, जो संविधान का शपथ लिया है, जिस संविधान को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, बलिदानियों ने, चंद्रशेखर सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजमंगल पांडे जैसा लोगों के लहू से यह संविधान लिखा गया, आज जिसकी नैतिकता जगी, जो संविधान का अपने पूर्वजों का शहादत का मूल्यांकन किया, उसे उसमें नैतिकता जगी और उसने इस्तीफा दे दिया। मैं उसके इस्तीफे को, मैं उसको प्रशंसा भी करता हूं और मैं चाहता भी हूं कि आने वाला लोकसभा और विधानसभा में जितने मेंबरान हैं उसके त्याग का, उसके बलिदान का, उसके सोच का आने वाला कल समाज के नेता, समाज स्वतः का उसका अनुकरण करे। यही संविधान है, यही न्याय है, यही सब कुछ है। जब बीती रात लोकसभा में चर्चा हो रही थी, 7 समुंदर दूर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 26% इंडिया पे, और ये दोस्ती का हाथ बढ़ा था इंडिया की तरफ से। अगर हम कहें अमेरिका दोस्ती थी अच्छी खासी, और टैरिफ लगा दिए, यानी कि अब जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है बढ़ेगा। इसके वजह से अमेरिका में चीज़ें और बढ़ेंगी तो वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं, सीधा सीधा असर जीडीपी पे आएगा हमारी, और अर्थव्यवस्था पे सारी चीज़ें असर आएगा इसका। तो दोस्ती का पैमाना स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना और विदेशों में डंका बजता है, तो अब समझ में आएगी बात। जहाँ तक बात है, आप बात कर रही हैं कि वक्फ बोर्ड बिल का, तो बिल पास हुआ, सदन में काफ़ी हंगामेदार रहा, पक्ष विपक्ष ने बहस किया, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, तो अब अच्छी बात है। लेकिन
वक्फ बोर्ड से केवल अल्पसंख्यक गरीबों को, मजलूमों के लिए ये लोग बता रहे हैं कि उनका जो है जीवन स्तर ऊंचे उठेगा, ऊपर उठेगा और उनके भला की ये जो बिल लाया गया है। लेकिन 80% हिंदुओं में जो गरीब हैं उनके लिए कौन सा बिल ला रहे हैं ये, कि उनके जीवन स्तर उठाने की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? दोनों का बराबर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जब एक देश एक कानून है तो सबके लिए समान कानून आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। केवल वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों का ही भला करने में लगे। 20%, 80% का कब भला करेंगे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? ये लोग इस पे भी विचार करें। बिल पास होने में इतनी तकलीफ क्यों विपक्ष को? एक सवाल ये भी तो है। विपक्ष को कोई तकलीफ है? 1 नेशन 1 एजुकेशन भी पास होना चाहिए, और ये वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है तो हम स्वागत करेंगे। जो बिल पास हो गया तो उसका स्वागत है। अब तो केवल राष्ट्रपति के यहाँ जाना है और वहाँ भी साइन हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा। उससे जनता में कितना जो है फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो बाद में बात आएगी। लेकिन नेक नियति से अगर ये बिल लाए हैं, ये पूंजीपतियों को जमीन न दें, अडानी अंबानी को न जमीन दे, वक्फ बोर्ड बिल का जो जमीन बेचे ना जमीन, तो उनको न दे। केवल अल्पसंख्यक जो गरीब है, मजलूम है, परेशान है, उनके उत्थान के लिए अगर वो कानून बनाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जमीन बिकनी नहीं चाहिए कि किसी उद्योगपति को दे दें, किसी जो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से कहा इसका जो लाभ है वक्फ संशोधन बिल का गरीब और मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा, जितने वंचित लोग हैं, अल्पसंख्यक वंचित, उनको मिलेगा। आज तक महिलाओं को नहीं मिल रहा था, आज तक मुसलमानों को नहीं मिल रहा था। कानून बना के दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हिंदू 80% हैं उनके बारे में अब कब विचार करेंगे? चूंकि आप तो राम राज्य की सरकार चल रहे हैं, सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं, तो हिंदू लोग जो 80% है, आपने 20% के लिए बहुत अच्छा योजना लाए, स्वागत है, अच्छी बात है। लेकिन 80% वालों के लिए क्या योजना लेके आ रहे हैं? यहाँ गरीबी, भुखमरी, बेबसी, लाचारी सब कुछ है। यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। उस पर कब आप बहस करके और भ्रष्टाचार कब दूर करेंगे? 80% हिंदुओं के लिए भी बिल होना चाहिए। हिंदू ये वक्फ बिल आया क्यों? पहले इस पे, चूँकि इसमें इतनी अनियमितताएँ थी, ऐसी इतनी अनियमितताएँ थी कि जो पूर्ववर्ती सरकारों के नेता थे वो अपने लोगों को बैठा करके इसका दोहन करते थे, और जो वास्तविक उस वक्फ की ज़मीन का हकदार था, जिस मकसद से उन लोगों ने वक्फ किया, दान किया कि गरीबों मजलूमों के लिए ये दान हो रहा है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, वो वक्फ बोर्ड ने 60 साल में या उन पूर्ववर्ती सरकारों ने वो काम नहीं किया। और आप देख लीजिए, ये लोग तो ऐसा कार्य कर देते वक्फ के नाम पे, जहां झोला रख दिया वो जमीन उनकी हो गई। गृह मंत्री उसी का नतीजा है आज 98% यहाँ लखनऊ की ज़मीनें जो हैं वो वक्फ के नाम दर्ज नहीं हैं, और जो वक्फ के नाम दर्ज नहीं हैं वो लेकर के वो देश के हित में, देश के कल्याण में लगे। कह रहे हैं अडानी अंबानी, इन लोगों के आंखों में पर्दा पड़ चुका है। अडानी अंबानी के ऊपर ये देश के हित में सोच ही नहीं पाए। अच्छा, टैरिफ के बारे में क्या कहेंगे? देखो टैरिफ 26%। हाँ, देखो टैरिफ, देखो हर देश की अपनी व्यवस्था होती है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। भाई हम भी तो कहीं लगाते हैं, हमको क्या निर्यात करना, हम अपने हिसाब से करेंगे ना। वो उस देश का आंतरिक मामला है, उस देश का वो प्रधानमंत्री, वो अपने देश के, अब आप अपने घर का वो संचालन करना चाहते तो हमसे थोड़ी पूछ के करोगे कि आप अपने घर की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से चलाओगे। घर की व्यवस्थाएं बाकी लोगों के हिसाब से भी तो होती जाती, सभी के हिसाब से होती है। नहीं, सबके हिसाब से तो सबके हिसाबे से होगा, ऐसा नहीं। अगर उसने कुछ लगाया तो कुछ हम भी, अगर उन्होंने टैरिफ लगाया तो हमारा भी कुछ होगा, वो समझ गो, हम भी लगाएंगे। हम भी पहले आगे आगे चलिए, पीछे से हम भी लगाता हूँ। राहुल गांधी ने सदन में दावा किया है एक कि चीन भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, वो भी 4000 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। इस पे ना विपक्ष बोला है ना सत्ता पक्ष बोला है। बिल्कुल, ये आज थोड़ी कब्जा किया, कब्जा तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। हाँ, अब सरकार उसको छुड़ाने का काम करेगी। पहले जो देश की अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनको पहले सही किया जाए, उसके बाद चीन से भी निपटा जाएगा। जो भी देश की तरफ आंख उठाएगा, चाहे देश के अंदर का व्यक्ति हो चाहे देश के बाहर का है, उसके साथ ही किया जाएगा और कुछ लोगों को गोली मरवा दिया जाएगा। जैसे गोली मार। अमित शाह ने यह कहा है कि कांग्रेस जो है डरा धमका कर वोट लेती है मुसलमान।
तो यही तो किया इन लोगों ने मुसलमानों को डरा करके सिर्फ हवा भाजपा का दिखा करके वोट लिया और उन जरूरतमंदों लोगों को पढ़ने नहीं दिया है, गरीब मुसलमानों को। और उनको क्या, उनके बड़े बड़े लोग जो थे, बड़े बड़े जो नेता मौलवी थे, वो उनको पीछे पीछे पत्थर करा करके और उनको यूज करते थे। वोट दिया गया है क्या? कांग्रेस जो वोट लेती है पर जी क्या कह रहे हैं जी? हाँ बताएं, क्या कहना चाह रही हैं आप? वक्त संशोधन बिल जो है हल्ला हो के बीच में विरोध के बाद भी पास हो गया, बस राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पास हो गया बिल आप संशोधन। तो कल खिलाफ थे कि बिल पास नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं खिलाफ नहीं था, मैं तो झूठ बोल रहे हैं। मैं मेरी चैनल में देख लीजिए, मैं तो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात कर रही हूँ। मैं बिल संशोधन बिल के बजाय इस वक्फ बोर्ड नाम की कोई चिड़िया हिंदुस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि भाई अगर वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल से मुसलमानों का फायदा है तो हम मोदी जी और माननीय योगी जी से ये अनुरोध करते हैं कि जितने भी हमारे मंदिर हैं बड़े बड़े, जिन पे सरकारी रिसीवर बैठाए गए हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हाँ इनडायरेक्टली, चाहे किसी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, भाई वो जो पैसा मंदिरों में चढ़ता है उस पैसे को गरीब हिंदुओं में लगाया जाए, ना कि सरकार के खजाने को भर करके, सरकार के खजाने में भर के अन्य जगह पे खर्च किया जा रहा है। साफ तौर पर बराबरी चाह रहे हैं ये। हाँ, अब हिंदुओं के लिए भी कुछ करिए, हिंदुओं के हित की बात करिए। हम कह रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना आया था, विपत्ति आई थी, प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड में पूरे देश का पैसा डकार गए, उसका आज तक आरटीआई में ये नहीं दर्शाए कि इतना 1000 करोड़ रुपया आया हुआ है। तो ऐसी नियत जब प्रधानमंत्री जी का है तो किसी मंदिर और किसी उसका तो हड़पेगे ही, बचेगा कहाँ? अच्छा, जब पीएम केयर फंड का पैसा पूरा डकार गए हो तो ये तो जनता की जमीन। जी जी हाँ, आप एक बात जान लीजिए कि ये जो हिंदू मंदिरों पे रिसीवर बैठाने की परंपरा ये बीजेपी की सरकार की ही नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। और चूंकि हिंदू मंदिरों में सबसे अधिक चढ़ावा आता है तो वो सरकार उसका फंड ले करके अनाप शनाप करके हम कर रहे हैं, वो उसके लिए विद्यालय खुलवाइए, हिंदू गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए खुलवाइए, वो किसी भी जाति इधर आप केवल हिंदू गरीब बच्चों के लिए पढ़वाइए। अच्छा, अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? आप हिंदू कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए तो वो बोर्ड है। अच्छा, तो आप सनातन बोर्ड की मांग करें इनडायरेक्टली सनातन। हम कह रहे हैं वह हिंदुओं के लिए करें, उसके लिए वो बोर्ड तो है, हिंदुओं के लिए जो है सरकार करे। ये तो जो है मुसलमान के बच्चे तो पंचर भी बना करके जीवन यापन कर ले रहे हैं। मगर सबका साथ सबका विकास चलता है, आप कह रहे सिर्फ हिंदू। नहीं, गलत बात। हमने कहा कि जो हिंदू मंदिरों जो सरकार कर रही वो सबके लिए करे, लेकिन जो हिंदू मंदिरों में पैसा आ रहा है उसको अन्य जगह क्यों खर्च किया जाए? जैसे अगर मस्जिदों में जो पैसा आ रहा है, वो बोर्ड में जो आ रहा है, वो पैसा तो आप मुस्लिमों पे खर्च कर रहे हो। जो सिख पढ़ते सब हैं, सब जगह पढ़ाई पे किसी को रोक नहीं ना आज तक कि किसी ने लगाई है। कहाँ पढ़ते हैं? कौन से मदरसे में हिंदू पढ़ने जाता है? हिंदू मदरसे की बातें नहीं कर, अगर किसी भी ट्रस्ट स्कूल बना है तो ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख नहीं, कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास की सरकार। आप हिंदू रटे, सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये खत्म करो वक्फ बोर्ड। हाँ, वक्फ बोर्ड खत्म करिए, तो फिर हम भी तो वही चाहते हैं कि समान। तो फिर कर दिए मोदी ने खत्म तो कर दिया। आप कहाँ हो? बिल्कुल चौबे जी, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड तो फिर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि हमने वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया। संशोधन बिल है, इसमें तो मुसलमानों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचा। 3 दिन से लगातार अभी तक के भी हम चर्चा ही कर रहे हैं वक्त संशोधन बिल। हमारे कहने का मतलब वक्त संशोधन बिल ये लाया गया है तो 370 नहीं खत्म किया गया। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 370 मैंने हटा दिया। 370 न हटाया, 3 तलाक खत्म किया, लेकिन इसमें संशोधन है उसमें वो तो खत्म किया। 370 कहाँ हटाया गया है, हमको बताइए। अच्छा ठीक है, 370 और 3 तलाक बनाया। हम 3 दिन से लगातार वक्त संशोधन बिल पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में 26% टैरिफ बढ़ा दिया गया हिंदुस्तान। 26 नहीं, मैं तो कहता हूँ उसको 100% टैरिफ लगाना चाहिए था अमेरिका को। जब ये पूरे देश का एग्रीमेंट करके प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं अमेरिका में
तो 26 नहीं, वो 100% लगाएगा। अभी 1 साल बाद 100% कर देगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई? कि लगातार टैरिफ बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। कहा जाए अमेरिका और हिंदुस्तान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जब तुम पूरा हिंदुस्तान का एग्रीमेंट करके चले आए हो ट्रम्प के सामने, उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, जब कक्षा 4 फेल हो तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना कि ये तो अब जब सरकार बदलेगी तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ बेचा गया है ट्रम्प के हाथ में। अच्छा, जब सत्ता बदलेगी तभी पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता। गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि, सवाल सुन लीजिए तो जाइए। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें गरीब और महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम इसको कैसे मान लें? एक जो है मुस्लिम महिला कोई सांसद बनी हो भाजपा की, कोई मिनिस्टर बनी हो, तब तो हम समझते हैं कि गृह मंत्री को मुस्लिम के महिलाओं से प्यार है, मुस्लिम गरीब से प्यार है। पहले वो प्यार जताएं तो दिखाएं तो कि हाँ हमको ये प्यार है। ये तो वही चीज़ हो गया ना 15 लाख वाली बात। अच्छा, वक्फ संशोधन बिल भू माफियाओं को कब्जे से और बेचने रोकने के लिए आया बिल। ये दिक्कत क्या? ये जो है वक्फ बोर्ड का बिल इसलिए लाया गया है कि अडानी अंबानी को फ्री में जमीन मुस्लिम का बोल करके दिया जा सके, यानी कि अल्पसंख्यकों की जमीन अडानी अंबानी, अल्पसंख्यकों के नाम से जो जमीन है बोर्ड की, वो जमीन आसानी से हिंदू मुस्लिम करके अडानी को दिया जा सके। अडानी के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में वक्फ संशोधन बिल दिया जा सके। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी अडानी अंबानी के हाथ में नहीं जाने वाला है। अभी आपने जो टैरिफ वाली बात उठाई है, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, 4,000 किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, ऐसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा कर रहे हैं, अगर पुख्ता है तो ये बहुत गलत बात है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जितनी सेनाएं अभी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ध्यान दे रहे हैं, भारत की जमीन तो देखो दूसरे के हिस्से में जा रही है। उसके लिए करणी सेना, यादव सेना, तमाम सेनाएं आपस में लड़ रही, उन्हीं सबको भेजो वहाँ लड़ने के लिए। क्या कहेंगे? ले चाइना वाली जमीन राहुल गांधी ने नहीं बोला था, इसको हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी लोकसभा में बोले थे कि चाइना हमारे देश पे कब्जा किया हुआ है। वो लोग हम भी न्यूज में देखे थे कि वो जो है रक्षा मंत्री जी ने बताया था ये, और उन्होंने कोई चीज़ बात छिपाया नहीं था भारत में। उन्होंने बताया था कि चाइना हमारे देश में इतना आगे कब्जा कर लिया है। अच्छा, कब्जा कर लिया वक्त की जमीनों पर। अब भारत भी तो, भारत जिस जमीन पर चीन ने कब्जा, वो हिस्सा तो वही एक हिस्सा अगर चीन के पास ज्यादा चला जा रहा है, इस पर दिक्कत नहीं भारत वक्फ बोर्ड की जमीन छोड़ के? नहीं, दिक्कत तब होती है जब कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बैठा होता है, उसकी आत्माएं होती जो अपना पत्नी 1 मिनट में छोड़ सकता है, तो चाइना की जमीन चाइना को तो दे ही सकता है, उसमें क्या है? भारत की जमीन पत्नी छोड़ सकता है, भारत की जमीन तो क्या ही। पहले तो मैं एक अंधभक्त अभी बोल रहे थे, तो मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह अल्लाह उठा ले अल्लाह, मुझे नहीं, इन अंधभक्तों को। ये बताते हैं कि चीन में कांग्रेस सत्ता में थी तब कब्जा हुआ, 2014 के बाद 15-16 में कब्जा किया चीन ने, और हजारों किलोमीटर, आपकी मैम जानकारी में कम है, हजारों किलोमीटर, 4,000 बोला है। मैं बोलिए, मैं बता रहा हूँ, वो फिर आप बाद में कर लेंगे ऑफलाइन बात, जानकारी आपकी कम है। अच्छा, ऑफलाइन बात क्यों? आप कहीं और ही चले जाते हैं। आप सुन तो लीजिए, फिर मुकम्मल होने दीजिए ना। उस हजारों किलोमीटर में चीन ने वहाँ पर गांव के गांव बसाए और वहाँ पर चीनी भाषा में बसाए। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड से एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि सिया सुन्नी जुड़े, टोटल विपक्ष एक मजबूत स्थिति में हुआ, और जो अलायंस है बीजेपी के साथ, उनको नस्तो नाबूद करने में अब हमें कोई जरूरत नहीं। तभी 98 आए राज्यसभा में वोटिंग। बिहार में चुनाव है, जो बंगाल में चुनाव है, जिन लोगों ने इसके साथ मिलके मोदी के साथ इस बिल में समर्थन किया है, कम से कम चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। चंद्रबाबू की तो अभी सरकार देर तक चलेगी, नतीजे आप देखिएगा कि इनको किस तरीके से देश की जनता, अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देश की जनता ही इन्हें बिहार से नस्तो नाबूद करेगी, और वहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी बिहार में। तलाक से बेफायदा
तीन तलाक से एक फ़ायदा ये हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ये कानून लाए हैं, लेकिन हमारी जो है जसोदाबेन मैडम को 3 तलाक नहीं दिया है। इस पे इनके ऊपर मुकदमा हो करके और जो है इनको 3 तलाक बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के बारे में आप बोल रहे हैं, थोड़ा संज्ञान। प्रधानमंत्री हमसे बने हैं, हम उनसे नहीं आए हुए हैं, हमारे वोटों से बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी। और अगर वो गलत करेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे, उनको आईना दिखाएंगे कि देश आप बेच रहे हो, और हम बोले ना आवाज़ ना उठाएं। कहाँ का नियम है? नियम है तो संविधान है, बेच हाँ, देंगे। संविधान का ही नियम है। हमने प्रधानमंत्री वोटों से बनाए तो हमें पूरा हक है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, हम उनको आईना दिखाएं। वक्त संशोधन बिल और टैरिफ 26% भारत पे बढ़ाया अमेरिका ने, इसको लेकर लखनऊ की जनता ने जो भी प्रतिक्रिया रखी वो आपके सामने। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं अंजलि, कैमरा पर्सन अजय के साथ लखनऊ।